श्री संजय कुमार सर सहित हमारे एसपीडी सर, संजय सर और सभी डायरेक्टर सहित मीडिया बंधुओं को स्वागत करते हुए आज मैं ये बताना जा रहा हूं कि हमारा ई-संबंधन का लॉन्चिंग माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा, जिसमें आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 1 से लेकर 8 क्लास की सभी स्कूल की प्रस्वीकृति की जाती है। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल अभी भी उसे प्रस्वीकृति नहीं मिल पाती है, टाइम बाउंड होता है। ट्रांसपेरेंट मैनर में और हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से स्मूथली करने के लिए यह वेबसाइट बनाई गई है, जिसमें कि जब भी स्कूल अपना एप्लीकेशन डालने के साथ ही उसको एसएमएस जाएगा, जब डीओ के पास जाएगा, फिर पीओ के पास जाएगा, तो फिर एसएमएस जाएगा, यानी हर स्टेज पे एसएमएस भी जाएगा और उसमें जितने भी फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड किए जाएंगे वो जियो टैग है, तो कोई भी क्वेरी भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे स्कूल प्रांगण नहीं है या बिल्डिंग प्रॉपर नहीं है। तो आरटी एक्ट 2009 और 2011 बिहार सरकार की है, उसके अंतर्गत इसमें पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही सीबीएसई और आईसीएसई के एफिलिएशन के लिए जो एनओसी होती है वो शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है, जिसमें कि एनओसी के लिए जरूरी जो कागजात होते हैं जिला लेवल पे पीएचडी, फायर, बिल्डिंग सभी के एनओसी को इसमें अपलोड करते हुए आवेदन करेंगे तो समय सर वो भी डिस्पोजल जो है हो पाएगा। और ये पोर्टल के निर्माण में हमारे एसीएस सर, संजय सर का बहुत कंटिन्यू जो है, इसी हॉल में उन्होंने 2 बार मीटिंग करके पूरे पोर्टल को अच्छे से देखा था। उनके मार्गदर्शन में पूरी तैयार की गई है और शिक्षा मंत्री जी का भी हमारे कंटिन्यू हमें समर्थन और सहयोग मिलता रहा, जिसके चलते आज हम लोग ये इस संबंधन को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा एसीएस सर को कि वो इस बारे में कुछ बताएं। रंजीत, माननीय मंत्री शिक्षा और हमारे शिक्षा परिवार के सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के साथियों, अभी निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने आपको इस ई-संबंधन के बारे में बताया। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो भी विद्यालय राज्य में निजी चलाए जाते हैं उनको प्रस्वीकृति प्राप्त करना है और प्रस्वीकृति जब प्राप्त हो जाएगी तो हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि उनके पास किस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितने बच्चे उनके पास पढ़ रहे हैं। आज के दिन में हम जो बीपी के तहत यूडाइस है उसके तहत इन आंकड़ों को हम कैप्चर करते हैं कि हमारे सरकारी और विद्यालयों में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास पर, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट नहीं है और 100% जो विद्यालय हैं उनको प्रस्वीकृति भी प्राप्त नहीं है। इसकी एक वजह है कि बहुत लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं, जो अप्लाई करते हैं उसमें यदि प्रस्वीकृति देने में विलम्ब होता है तो भी परेशानी होती है और राज्य के स्तर पर, निदेशालय के स्तर पर अनुश्रवण भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें नहीं पता रहता है कि कितने प्रक्रिया के अंतर्गत है। उसके पश्चात जब आपको परमिशन मिलता है तो उस 3 वर्ष के बाद वो रिन्यूअल के लिए भी आता है। तो ये सारी चीजों को यदि ऑनलाइन कर दिया जाएगा तो यहाँ बैठ करके भी निदेशालय के स्तर पर, विभाग के स्तर पर भी हम लोग देख पाएंगे कि कितनों ने अप्लाई किया है, कितने के एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये सारी व्यवस्था इसके तहत है। दूसरी बात ये भी है कि प्रॉब्लम है नहीं, हमेशा तुम्हारा ही प्रॉब्लम ऑन एंड ऑफ होता है। तो इस बात से भी आप वाकिफ हैं कि सभी निजी विद्यालयों में 20% जो बच्चे हैं वो जो वैसे कमजोर वर्ग से आते हैं उनको एडमिट करना है और उसके लिए राज्य सरकार उन पैसों की प्रतिपूर्ति उन विद्यालयों को करती है। तो ये व्यवस्था लागू हो जाने से सभी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे, ताकि ये पता चल जाएगा, तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि किस विद्यालय में 20% के तहत कौन कौन से बच्चे हैं, उनका क्या डिटेल्स है, उनके पेरेंट्स का क्या नाम है। तो वो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो हम ऑनलाइन स्वीकृति देते हुए डीबीटी से वो राशि भेज पाएंगे। तो इससे पूरी की पूरी पारदर्शिता आएगी।
जो CBSE और ICSE बोर्ड के लिए एप्लीकेशन के लिए भी लोग हमारे यहाँ एप्लीकेशन देते हैं, हम उसकी जांच कराते हैं। वो सारी की सारी व्यवस्था को ऑनलाइन कर देने से ये सिस्टम सुगम हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा और हमारे पास इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा विभाग में लगातार हम लोगों की कोशिश रही है कि हम इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा लेवरेज कर सकें, और माननीय मंत्री जी का भी हमें हमेशा निर्देश रहता है कि जिस प्रक्रिया को इस व्यवस्था के तहत डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत लाया जा सकता है, उनका निर्देश है कि वैसी सारी प्रक्रियाओं को आइडेंटिफाई करके ले आया जाए। तो ये आज इसे हम लॉन्च करा रहे हैं। इसके पश्चात जो ट्रांसफर्स होने हैं टीचर्स के, वो भी सॉफ्टवेयर हम लोगों ने तैयार कर लिया है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उसको भी हम लोग लॉन्च करके इस व्यवस्था को लागू करेंगे। ये हम लोगों के लिए आज अच्छा दिन है कि ये व्यवस्था ई-संबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया जा रहा है। आपको याद होगा इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी प्रांगण में ई-लॉट्स का भी शुभारंभ किया था, जो ई-लाइब्रेरी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स है, और उसके भी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर हमारे साथ हैं, और खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आप लोग लिखते रहते हैं, तो हमारा आप लोगों से सादर अनुरोध होगा कि इसकी भी थोड़ी सी आपके स्तर से भी यदि वक्त पर लिखा जाए और इसकी पब्लिसिटी होती रहे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस ई-लॉट्स का भी प्रयोग कर सकेंगे। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं माननीय मंत्री शिक्षा से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो ई-संबंधन जो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिस्टम है, NOC पोर्टल है, उसका लोकार्पण करें, और ताकि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। माननीय मंत्री शिक्षा। इसी को ना हुआ हो गया आगे भी। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे आ गया है। यहाँ पर सर ये लिंक आ गया है। इसको एजुकेशन शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर आगे जाने पे नीचे में इम्पोर्टेंट लिंक्स के अंतर्गत ई-संबंधन का हमने एक लिंक क्रिएट कर दिया है, जिसे आप दूसरे नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस ई-संबंधन लिंक को क्लिक करने पे आपको एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट होगा, जो कि हमारा यहाँ पर है। ई-संबंधन पोर्टल आ जाएगा, उसमें 3 ऑप्शन आएगा आपको, RT एजुकेशन, CBSE NOC और ICSE। तो इसी के अंतर्गत हमारा अभी फिलहाल सारा काम अभी हो रहा है। धन्यवाद सबको। ले लीजिए इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय जी के साथ उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारीगण एवं मीडिया के साथी, आप सब वाकिफ हो चुके हैं कि आज हम लोग विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल ई-संबंधन की शुरुआत हम लोगों ने की है। आज हम लोगों ने लॉन्च किया है, और ये आज से लोगों के बीच उपयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके परिप्रेक्ष्य के बारे में हमारे निदेशक रंजीत जी ने और उसको विस्तार से अपर मुख्य सचिव महोदय ने आपको
बताया है, इसकी उपयोगिता, इसका उद्देश्य, इसका ध्येय, सबकी जानकारी आपको दी गई है और उससे आपको जरूर इस बात का अंदाजा हुआ होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी पोर्टल है। आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार का फैसला है जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के तहत, जैसा कि बताया गया कि हम लोग स्कूलों का, जो सरकारी स्कूल हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो सरकार से बाहर के लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो विद्यालय खोलते हैं, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, इनका निबंधन भी अनिवार्य बनाया गया है। और जो भारत सरकार में जो राइट टू एजुकेशन 2009 बना और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बिहार में भी अधिनियम शिक्षा से संबंधित, अनिवार्य शिक्षा से संबंधित या शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो अधिनियम बना वो 2011 में बना। उसके बाद से एक तरह से जितने भी निजी विद्यालय भी चल रहे हैं उनका संबंधन अनिवार्य कर दिया गया। और आप सब समझते हैं कि यह आवश्यक भी था। इसलिए आवश्यक था कि कितने विद्यालय चल रहे हैं, उसमें कितने छात्र पढ़ रहे हैं, ये सरकार को जानकारी होनी चाहिए। तभी तो शिक्षा में क्या प्रसार हो रहा है, शिक्षा किस तरीके से आम लोगों तक या गांव के दूर दराज इलाके तक भी पहुंच रही है, उसका एक फील, एक एहसास सरकार को होना चाहिए। और इसलिए खास तौर से जब जो शुरुआती क्लास होते हैं, पहली से 8वीं तक, जैसा कि आपको हमारे निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने बताया कि जिसके लिए मुफ्त और अनिवार्य ये दोनों चीज़ें आवश्यक हो गई हैं कि हम शिक्षा हर हाल में हर बच्चे को देना चाहते हैं। तो इसलिए जो निजी क्षेत्र में भी जो लोग काम कर रहे हैं, विद्यालय चला रहे हैं, शिक्षा प्रेमी लोग, उनका जो काम हो रहा है उसको भी हम लोग पूरे तौर पर सरकार के संज्ञान में या सरकारी आंकड़ों में सन्निहित करना चाहते हैं, ये फैसला हुआ है। तो इसका तरीका पहले से चला आ रहा था कि लोग अप्लाई करते थे, आवेदन डालते थे, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें उनके पास होनी चाहिए थी संबंधन के लिए, उसकी विभाग जांच करता था और उसके बाद उनको संबंधन दिया जाता था। इस प्रक्रिया में देर भी लगती थी। कभी कभी हमारे विद्यालय प्रबंधन को शिकायत भी हो जाती थी कि काफ़ी देर लग रहा है, कभी उनको लग रहा था कि हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ये पोर्टल का प्रारंभ हम लोगों ने किया है। आप खुद समझ सकते हैं इससे पूरी प्रक्रिया कितनी आसान हो जाएगी कि वो सारी चीज़ें इस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, वो सब ऑन रिकॉर्ड रहेगी, जो उन्होंने कब आवेदन किया है, जो जो उसके पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से वो उनके यहाँ क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी उनको देनी होगी और इससे पूरी व्यवस्था पारदर्शी हो जाएगी। तो आज जब हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसको लॉन्च कर रहे हैं, तो एक नई प्रणाली की शुरुआत हो रही है और ख़ास तौर से हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से
जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि वे न सिर्फ इस पोर्टल का उपयोग करें, बल्कि इस पोर्टल के साथ साथ सरकार के वेबसाइट पर, शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर या इस पोर्टल पर भी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है या जिन जिन चीज़ों का होना अनिवार्य है तभी आपको संबंधन मिलेगा, उन चीज़ों को भी देख लें। क्योंकि अगर पोर्टल पर सिर्फ अपलोड कर दिए और जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपकी कमी है और कमी रह गई तो फिर आपको संबंधन नहीं मिल पाएगा, फिर आपको कम्युनिकेशन जाएगा। जो आपने जो अपलोड किया है उसमें ये चीज़ नहीं है, इतना होना चाहिए, इतना क्लासरूम होना चाहिए, इतने बच्चे होने चाहिए या इतनी जगह होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी पारदर्शी तरीके से सबको पता हो जाएंगी और सब लोग उस हिसाब से ही एक दफ़ा ही हम यही कहेंगे कि आप पोर्टल पर अपनी सूचनाएं अपलोड करने से पहले सरकार किन किन चीज़ों को देखना चाहती है, किन किन चीज़ों की जानकारी चाहती है, उन चीज़ों की जानकारी आप स्पष्ट रूप से पहली दफ़ा जब आप पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं उसी समय दे दें, नहीं तो फिर पहले वाली परेशानी बची की बची रह जाएगी। और उसके बाद अगर जिन चीज़ों को हमने घोषित करके रखा है कि ये चीज़ें आवश्यक हैं, अगर वो चीज़ें आपके यहाँ उपलब्ध हैं इसके प्रमाण पत्र के साथ या इसको प्रमाणित करते हुए अगर आपने इस पोर्टल पर अपलोड कर दिया है, फिर हमारे विभाग की जिम्मेवारी है, फिर हम लोग देखेंगे कि वो काम समय से उनके संबंधन का काम का निष्पादन हो जाए। क्योंकि अगर सभी चीज़ों की आवश्यकता जिनकी है और वो पूरी हैं तब तो उसमें किसी कारण से विलंब नहीं होना चाहिए। अगर उसमें भी विलंब हुआ, चाहे अगर आप पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं और चीज़ें कम हैं या जितनी चाहिए उतनी नहीं है या फिर सरकार के स्तर पर देरी हो, किसी स्तर पर दोनों में से किसी तरफ अगर गड़बड़ी होगी तो फिर इस पोर्टल का जो अधिकतम लाभ पूरी व्यवस्था या पूरे सिस्टम को होना चाहिए वो उसमें कमी रह जाएगी। इसलिए हम दोनों तरफ के लोगों से अनुरोध करेंगे कि भाई आप जब अपलोड करिए तो सब चीज़ पूरा करके करिए और हमारे अधिकारी निश्चित रूप से उसका समय निष्पादन कर देंगे। और ये तो पूरा जैसे एलिमेंट्री लेवल पर आप जो करेंगे उसके लिए ये साइट है, फिर जैसा कि बताया गया सेकेंडरी लेवल पर देखिएगा कि इसमें केवल सीबीएसई या आईसीएसई जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड है उसके लिए एनओसी देने के लिए इसमें पोर्टल पर प्रोविजन किया गया है। क्योंकि अगर आपको बिहार बोर्ड से करना है, अगर माध्यमिक विद्यालय निजी क्षेत्र में है और बिहार बोर्ड का कोर्स और सिलेबस वो चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, इसके लिए संबंधन चाहते हैं, तो उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का उनका पोर्टल ऑलरेडी अवेलेबल है, उस पे डाल के चीजों की समीक्षा करने में कि जो भी चीजें होगी उसको तुरंत देख के तुरंत निर्णय लिया जा सकेगा और पारदर्शी तरीके से जब निर्णय लेने की होती है तो निश्चित रूप से उस दिशा में प्रगति सराहनीय होती है। और इसी आशा और शुभकामना के साथ कि इस पोर्टल से हमारे निजी क्षेत्र के जो प्रयास करने वाले, जो शिक्षा जगत में काम करने वाले लोग हैं उनको भी सहूलियत होगी और सरकार को भी इसका फायदा मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने अधिकारियों को
अपर मुख्य सचिव से लेके हमारे रंजीत जी और सारे टीम, सारे विभाग के लोगों ने, जिन लोगों ने भी इसमें मेहनत की है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, हम उनकी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और उच्च अधिकारियों की कमेटी होती है और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होती है। मुख्य रूप से उसी में निर्णय लिया जाता है। उस समय तक जब बैठक होती है, उस समय तक की कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हैं। तो आज तो हम लोग 22 तारीख की बात कर रहे हैं, 6 तारीख तक है, उसके पहले बैठक होगी। लेकिन हम विभाग की तरफ से आप लोगों के माध्यम से बिहार के लोगों को कहना चाहते हैं कि सरकार भी और विशेष रूप से शिक्षा विभाग, हमारी पूरी मंशा है कि विद्यालय खुलने चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय खुले, क्योंकि लगातार विद्यालय बंद रहने से छात्रों पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। और विशेष रूप से जो शुरुआती प्राथमिक या मध्य विद्यालय तक के छात्र होते हैं, जो विद्यालय में सिर्फ पाठ ही नहीं पढ़ते हैं, बहुत चीजें सीखते हैं, तो वो अगर लगातार पिछले साल 1.5 साल से जैसे लगातार विद्यालय बंद चल रहे हैं, ये बहुत ही एक तरह से समझिए अलार्मिंग स्थिति होती है, विषम परिस्थिति होती है कि बच्चे कहीं पढ़ाई से तो विमुख नहीं हो जाए। इसलिए हम लोग उत्कट इच्छा रखते हैं कि हमारे विद्यालय खुले। वहीं लेकिन आपने देखा है कि हम लोग विद्यालय खोल के बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य या उनकी जिंदगी को जोखिम में डालकर तो शिक्षा देने की बात नहीं सोची जा सकती है। और जिस ढंग से अभी जो सेकेंड वेव आया था, थर्ड वेव की भी बात चल ही रही है। कभी कभी किसी दिन आ जाता है कि नहीं, आना अवश्यम भावी है, इमिनेंट है, आ ही रहा है। कभी होता है केरल में आ गया, कभी महाराष्ट्र में आ गया। तो इससे संशय और बड़ा ही मतलब समझिए कि अजीबोगरीब स्थिति होती है जब इच्छा रहते हुए कोई निर्णय लेने में हम लोग आशंकित और आतंकित हो जाते हैं। इसलिए अभी देखिए और सब लोग मनाइए कि कोरोना नियंत्रित रह गया, तो हम लोग निश्चित रूप से विद्यालयों को जल्द से जल्द खोलना चाहते हैं। इसी क्रम में जो +2 यानी 11वीं 12वीं और हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर की कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, उसमें भी 50% अटेंडेंस के साथ चल रहा है। वैसे एक थोड़ा उत्साहजनक समाचार अभी हम लोगों ने कल देखा है ICMR का, कि आमतौर पर उन्होंने कहा है, लेकिन ये आकलन सबसे बड़ी चीज है कि समय समय पर बदलते रहता है। आज जो आकलन देखते हैं वैज्ञानिकों या चिकित्सकों का, कल होके देखते हैं उससे कुछ अलग चीजें आ गई। तो कल जो ICMR की तरफ से बताया गया है कि जितना 60-70% लोगों में एंटीबॉडी बन चुका है, फिर या बच्चे वयस्कों से ज्यादा सुरक्षित, एक ये भी मतलब उनकी स्टडी आई है। लेकिन सवाल है कि अभी तो सब कुछ ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलता है। अगर हम तो यही कहेंगे कि हम लोग सब लोग मिल के ईश्वर से मनाएं कि इस कोरोना को नियंत्रित रखें, इस स्थिति में और ज्यादा बेहतरी आए और ज्यादा कोरोना नियंत्रित हो जाए, तो हम लोग विद्यालय खोलने की इच्छा रखते हैं और खोलना भी चाहें। सर, नियोजित शिक्षकों का जो फोल्डर अपलोड का मामला था 20 तारीख तक आपने दिया था, उसमें क्या अपडेशन है सर? अपडेशन उसकी तो जिन लोगों ने दिया है उसका फिगर, फाइनल फिगर विभाग की तरफ से आपको बता दिया जाएगा।
कि कितने लोगों ने दिया है, कितने लोगों का बचा है, लेकिन ये अंतिम समय था, क्योंकि 5 वर्ष से आप सब जानते हैं कि 2016 से निगरानी विभाग माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद जांच कर रही है। तो विभाग ने भी ये निर्णय लिया कि अब इस जांच प्रक्रिया का अंत होना चाहिए और काफी समय दे दिया गया। जिन लोगों ने दिया है उनके भी जो सर्टिफिकेट्स अभी तक तो ऑनलाइन उन लोगों को कहा गया था, उन लोगों ने ऑनलाइन अपलोड किया है। जिन लोगों ने नहीं दिया है उस पर अब विभाग निर्णय करेगा, क्योंकि विभाग ने पहले ही कह रखा है कि अगर इस समय सीमा के अंदर जो लोग अपनी सूचनाएं अपलोड नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनको कुछ नहीं करना है। तो उस परिस्थिति में विभाग उनके संबंध में भी निर्णय लेगा और जिन लोगों ने अपलोड किया है उसके सर्टिफिकेट्स या जो चीज अपलोड किए गए हैं उनकी प्रामाणिकता, उनकी वैलिडिटी, उनका भी सत्यापन करा लिया जाएगा। हम लोग विभाग का सीधा मत है कि जो सही है, जिनके प्रमाण पत्र सही हैं और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर जो प्रमाण पत्र उन्होंने अपलोड किया है, क्योंकि दो बातें, दोनों बात साफ समझ लें कि एक तो है कि उनसे प्रमाण पत्र मांगा गया, उन्होंने प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड कर दी है, तो एक रिक्वायरमेंट तो पूरा हो गया। विभाग को ये भी देखना है कि उनके उसी प्रमाण पत्र के आधार पर उनका नियोजन हुआ है, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि जिन्होंने नहीं दिया है उन्होंने तो नहीं ही दिया है। तो इन सारी चीजों के बारे में अब वो तिथि समाप्त हो गई है और उसके बारे में कितने बच गए, जिन्होंने दिया है, जिन्होंने दिया है उनके सही हैं, वो मानने लायक हैं कि नहीं मानने लायक है, इन सारी चीजों की समीक्षा करके विभाग आप लोगों को विधिवत जानकारी बहुत समय शिक्षक उस पर कब तक होगा, उसमें बहुत विसंगतियां हैं, तो उनको दूर करने की कोशिश नहीं करती। बिल्कुल विसंगति जहां भी है और जिन लोगों के द्वारा विसंगति पॉइंट आउट किया जाएगा, बताया जाएगा, विसंगति को संगति में हम लोग बिल्कुल बदलना चाहते हैं। चाहे विसंगति हो या असंगति हो, हम लोग उनको संगत बनाना चाहते हैं। विभाग का रुख और विभाग का फैसला यही है, लेकिन आवश्यक सूचनाएं हमें मिलनी चाहिए। जहां तक स्थानांतरण की बात है, अभी आपको अपर मुख्य सचिव महोदय ने बताया है कि उसको भी हम लोग पारदर्शी तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि पारदर्शी तरीका नहीं होने से बहुत तरह की शिकायतें आने लगती है और फिर एक बार स्थानांतरण करिए और फिर लगातार शिकायतों की झड़ी लग जाती है। तो इसलिए उसको भी पारदर्शी बनाने के लिए, जैसा कि आपको हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने बताया है कि उसकी भी ऑनलाइन प्रणाली सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है। हम लोग उस पर आमंत्रित करेंगे और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हम लोग ट्रांसफर यानी स्थानांतरण करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार या हमारा शिक्षा विभाग की सोच है कि हमारे शिक्षकों को सही सहूलियत मिलनी चाहिए। वो अगर शिक्षक सही सहूलियत से नहीं रहेंगे तो फिर वो अच्छी शिक्षा दान नहीं कर सकते। इसलिए हम शिक्षकों को व्यवहारिक सीमा तक उनको सहूलियत और सुविधा देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर करेंगे, उनको सुविधा देंगे। हमारी बस एक ही गुजारिश, एक ही अपील है विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से कि वो भी उनसे जो अपेक्षा है कि विद्यालयों का शैक्षणिक माहौल में सुधार करें, जो वो मुख्य उनका काम है
हमारे छात्र छात्राओं को ऐसी शिक्षा, अच्छी शिक्षा दें कि लगे कि शिक्षा का माहौल बदल रहा है। यही उनसे अपेक्षा है। बाकी उनकी सुविधाओं का हम लोग पूरा ख्याल रखें। सर, कई मिशनरीज और जेसुइट्स की स्कूलें हैं जिनमें आईसीएसई, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, तीनों बोर्ड संचालित होती है। क्या उनके लिए कोई मापदंड रखा गया? फीस स्ट्रक्चर पर कोई पैरामीटर सेट किया गया सरकार? क्या बताया आपने, फिर से बताइए। कई ऐसी जेसुइट्स और मिशनरीज की स्कूल है बिहार में जहां पर आईसीएसई, सीबीएसई और बिहार बोर्ड तीनों संचालित होती है। क्या उन स्कूलों के लिए कोई पैरामीटर? एक ही स्कूल में तीनों कैसे संचालित? कई ऐसी स्कूलें हैं सर, संदेवेश ले तो वो के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। वही सर, सरकार ने क्या उनके लिए कोई मापदंड या नहीं, तो स्ट्रक्चर? तीनों के लिए अलग अलग मापदंड हमने बताया। आपने जो कहा तो वो तो 3 तरीके से की पढ़ाई हुई है। वो तो 3 तरीके की पढ़ाई हुई। अगर आप ही एक बॉडी है, कोई जैसे मिशन हो या कोई सोसाइटी हो, अगर वो एक जगह सीबीएसई का स्कूल खोल रहा है, दूसरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिहार बोर्ड की पढ़ाई करता है, दोनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग पूरा करता है, अलग अलग चलाता है, तो उसमें फिर क्या दिक्कत? अल्टीमेटली बात इतनी ही है कि सरकार द्वारा निर्धारित पैरामीटर के हिसाब से उसको चलना। फीस स्ट्रक्चर पर भी कोई पैरामीटर सेट किया गया सर? फीस स्ट्रक्चर जो होता है उसको तो है। सर, एक सवाल है, जो काउंसलिंग से जो छात्र चयनित हुए हैं उसको नियुक्ति पत्र कब तक मिल जाएगा? पहले फेज वो तो प्रक्रिया पूरी होगी, मिल जाएगी। आपने बोला था 15 अगस्त में वो झंडा फहराएंगे अपने स्कूल से। झंडा शिक्षक झंडा जो नियुक्त होंगे अभी वो झंडा फहराते हैं कि वहाँ झंडा भी फहराएगा तो जो प्रभारी होगा तो न फहराएगा। और तो स्कूल में शामिल हो जाएंगे वो झंडा फहराने में। प्रक्रिया हमने पहले भी कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया जो इतने 2 वर्षों से लंबित थी, हम लोगों ने शुरू कर दिया है और नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होते ही सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए।